आज हम सुधा मूर्ति द्वारा लिखे गए प्रेरणादायक निबंध एप्रो जेआरडी के बारे में विस्तार से समझेंगे। यह निबंध केवल एक व्यक्ति की स्मृति नहीं है, बल्कि नैतिक नेतृत्व, सादगी, लैंगिक समानता, आत्मविश्वास और कृतज्ञता जैसे मूल्यों का जीवंत दस्तावेज है। लेखक का परिचय। अबाउट द ऑथर। सुधा मूर्ति का जन्म 1950 में हुआ था। वे एक भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ, टेक्नोलॉजिस्ट, समाज सेविका और लेखिका हैं। उनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने टेल्को नामक कंपनी से की। सन 1981 में उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ मिलकर इंफोसिस कंपनी की स्थापना की। आज इंफोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी है और यह देश में एक जाना पहचाना नाम है। सन 1996 में सुधा मूर्ति ने इंफोसिस फाउंडेशन की स्थापना की। यह एक गैर लाभकारी संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सुधा मूर्ति ने अपने जीवन के बाद के वर्षों में लेखन शुरू किया। उन्होंने अपने अनुभवों को लेखन के माध्यम से व्यक्त किया, जैसे आईटी उद्योग में एक महिला के रूप में काम करने का अनुभव, समाज सेवा का अनुभव, एक शिक्षिका के रूप में जीवन। वे कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखती हैं। उन्होंने उपन्यास, लघु कथाएं, निबंध, यात्रा वृत्तांत, ट्रैवलॉग्स लिखे हैं। इसके अलावा वे अखबारों में स्तंभ, कॉलम्स भी लिखती रही हैं। निबंध की शुरुआत में लेखिका बताती हैं कि उनके ऑफिस की दीवार पर 2 तस्वीरें लगी हैं। एक तस्वीर नीले सूट में एक सज्जन व्यक्ति की है और दूसरी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, सफेद दाढ़ी और गहरी स्वप्निल आंखों वाले व्यक्ति की। लोग अक्सर उनसे पूछते हैं, क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? क्या ये कोई संत या गुरु हैं? सुधा मूर्ति मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। वे बताती हैं, नीले सूट वाली तस्वीर है जे.आर.डी. टाटा की और ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है जमशेदजी टाटा की। इन तस्वीरों को ऑफिस में रखने का कारण वे एक शब्द में बताती हैं, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, एंड शी बिगिंस टू टेल। अब लेखिका हमें अपने जीवन के अतीत में ले जाती हैं। समय था 1974। सुधा मूर्ति आईआईएससी में कंप्यूटर साइंस की अंतिम वर्ष की छात्रा थीं। वे मेधावी थीं, आत्मविश्वासी थीं और विदेश जाकर पीएचडी करने की योजना बना रही थीं। एक दिन उन्होंने नोटिस बोर्ड पर टेल्को, अब टाटा मोटर्स का एक विज्ञापन देखा। विज्ञापन में योग्य इंजीनियरों की मांग थी, लेकिन नीचे एक पंक्ति ने उन्हें झकझोर दिया, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई। महिला उम्मीदवार आवेदन न करें। यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्होंने भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इतनी स्पष्टता से महसूस किया। सुधा मूर्ति को यह अन्याय अस्वीकार्य लगा। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस विषय को कंपनी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगी, लेकिन समस्या यह थी, उन्हें यह नहीं पता था कि टेल्को का प्रमुख कौन है। उन्होंने सोचा कि टाटा समूह के प्रमुख जे.आर.डी. टाटा ही होंगे, इसलिए उन्होंने एक पोस्टकार्ड पर उन्हें पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा, टाटा समूह भारतीय उद्योग, शिक्षा और विज्ञान का अग्रदूत रहा है। फिर भी टीईएलसीओ जैसी कंपनी में लिंग के आधार पर भेदभाव क्यों? The great Tatas have always been pioneers. They are the people who started the basic infrastructure industries in India, such as iron and steel, chemicals, textiles, and locomotives. They have cared for higher education in India since 1900, and they were responsible for the establishment of Indian Institute of Science. Fortunately, I study there. But I am surprised how a company such as Telco is discriminating on the basis of gender. पत्र भेजने के बाद वे इसे भूल गईं। 10 ही दिनों बाद उन्हें एक टेलीग्राम मिला। उन्हें टेल्को के पुणे प्लांट में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, और वह भी कंपनी के खर्च पर। यह उनके लिए चौंकाने वाला था। यह उनका पुणे का पहला सफर था, एक साधारण लड़की हुबली से बड़े औद्योगिक शहर में। इंटरव्यू पैनल में 6 लोग थे। सुधा मूर्ति को पहले ही लग गया था कि पैनल पक्षपाती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे उम्मीद है यह केवल तकनीकी इंटरव्यू होगा। पैनल ने उनसे कठिन तकनीकी प्रश्न पूछे और उन्होंने सभी के सटीक उत्तर दिए। फिर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने कभी किसी महिला को फैक्ट्री फ्लोर पर काम नहीं दिया है। सुधा मूर्ति ने उत्तर दिया, अगर शुरुआत ही नहीं होगी तो कोई महिला कभी आगे कैसे आएगी? अंततः उन्हें नौकरी मिल गई। पुणे शहर उन्हें बहुत अच्छा लगा
और आगे चलकर यह शहर उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बन गया। टेल्को में नौकरी शुरू करने के बाद सुधा मूर्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया। यहीं उनकी मुलाकात कर्नाटक से आए एक शांत, सरल और मेहनती युवा इंजीनियर से हुई। उनका नाम था नारायण मूर्ति। पहले दोनों अच्छे मित्र बने। समय के साथ यह मित्रता गहरे रिश्ते में बदल गई और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। टेल्को में काम करते समय सुधा मूर्ति ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से सबका ध्यान खींचा। उनके अच्छे काम और योग्यता के कारण बाद में उनका ट्रांसफर मुंबई के बॉम्बे हाउस में कर दिया गया, जो टाटा समूह का मुख्य कार्यालय था। बॉम्बे हाउस में एक दिन अचानक JRD टाटा कमरे में आए। यह पहली बार था जब सुधा मूर्ति ने उन्हें देखा। उन्होंने केवल इतना कहा, देश में लड़कियां इंजीनियरिंग में आ रही हैं, यह अच्छी बात है। कोई सवाल नहीं, कोई अहंकार नहीं। बॉम्बे हाउस में उन्हें JRD टाटा को नजदीक से देखने और समझने का अवसर मिला। यहीं से उनके जीवन में एप्रो JRD का महत्व और भी गहरा हो गया। एक दिन ऑफिस के बाद सुधा मूर्ति अपने पति का इंतजार कर रही थी। अचानक उन्होंने देखा JRD टाटा उनके पास खड़े हैं। वे बोले, अंधेरा हो रहा है, मैं आपके साथ इंतजार कर लूंगा। देश का सबसे बड़ा उद्योगपति एक साधारण कर्मचारी के साथ बिना किसी घमंड के। ये क्षण सुधा मूर्ति के जीवन में अमिट हो गया। सन 1982 में एक समय ऐसा आया जब सुधा मूर्ति को टेल्को की नौकरी छोड़नी पड़ी। वे यह निर्णय खुशी से नहीं ले रही थीं, बल्कि परिस्थितियों के कारण उन्हें जाना पड़ रहा था। उस समय उनके पति नारायण मूर्ति पुणे में एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे थे, जिसका नाम आगे चलकर इन्फोसिस बना। सुधा मूर्ति ने निर्णय लिया कि वे अपने पति के साथ पुणे जाएंगी और उनका साथ देंगी। नौकरी छोड़ने की प्रक्रिया पूरी करके जब वे बॉम्बे हाउस की सीढ़ियां उतर रही थीं, तभी अचानक उनकी मुलाकात JRD टाटा से हो गई। JRD टाटा उस समय विचारों में डूबे हुए ऊपर की ओर जा रहे थे। सुधा मूर्ति उन्हें देखकर रुक गईं। वे उन्हें अलविदा कहना चाहती थीं। JRD टाटा ने उन्हें देखा और रुक गए। उन्होंने हमेशा की तरह उन्हें सम्मानपूर्वक संबोधित किया, मिसेस कुलकर्णी, क्योंकि विवाह से पहले उनका नाम सुधा कुलकर्णी था। उन्होंने पूछा, आप क्या कर रही हैं? सुधा मूर्ति ने उत्तर दिया, सर मैं टेल्को छोड़ रही हूं। JRD ने फिर पूछा, कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा, पुणे सर, मेरे पति एक नई कंपनी शुरू कर रहे हैं। यह सुनकर JRD टाटा ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, और जब आप सफल हो जाएंगी तब क्या करेंगी? सुधा मूर्ति ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, सर मुझे नहीं पता कि हम सफल होंगे या नहीं। तभी JRD टाटा ने उन्हें जीवन का अमूल्य संदेश दिया। उन्होंने कहा, कभी भी संकोच या डर से शुरुआत मत करो, हमेशा आत्मविश्वास से शुरुआत करो, और जब सफल हो जाओ तो समाज को लौटाना मत भूलो। समाज हमें बहुत कुछ देता है, इसीलिए हमें भी समाज को वापस देना चाहिए। ये केवल एक सलाह नहीं थी, ये एक जीवन दर्शन था। इसके बाद JRD टाटा सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ गए। सुधा मूर्ति वहीं खड़ी रह गईं। उन्हें लगा जैसे समय रुक गया हो। उन्हें यह नहीं पता था कि यह उनकी JRD टाटा से आखिरी मुलाकात होगी। कई वर्षों बाद जब वे सफल हो चुकी थीं, तब उन्हें JRD टाटा के शब्द बार बार याद आए। और शायद यही कारण था कि उन्होंने आगे चलकर इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना की और समाज सेवा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। निष्कर्ष, क्यों महान थे JRD टाटा? सुधा मूर्ति के अनुसार JRD टाटा महान इसलिए नहीं थे कि वे एक बड़े उद्योगपति थे, या इसलिए नहीं कि उनके पास अपार धन और प्रतिष्ठा थी। उनकी महानता का असली कारण था उनका चरित्र, उनका व्यवहार और उनका मानवीय दृष्टिकोण। एक साधारण पत्र को गंभीरता से लेना। सुधा मूर्ति उस समय एक युवा छात्रा थीं। उन्होंने केवल एक पोस्टकार्ड लिखकर टेल्को के विज्ञापन में भेदभाव पर सवाल उठाया था। JRD टाटा चाहते तो उस पत्र को अनदेखा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक अनजान लड़की की बात को महत्व दिया। यह दर्शाता है कि वे न्यायप्रिय, फेयर माइंडेड और संवेदनशील व्यक्ति थे। वे पद या उम्र देखकर नहीं, बल्कि विचार की सच्चाई देखकर निर्णय लेते थे। 2. समानता के समर्थक
उस समय फैक्ट्री में महिलाओं को काम देने की परंपरा नहीं थी। फिर भी जेआरडी टाटा ने सुधा मूर्ति को अवसर दिया। उन्होंने समाज की पुरानी सोच को चुनौती दी। ये केवल एक नौकरी देना नहीं था, ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम था। आज जब इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, तो कहीं न कहीं ऐसे ही निर्णयों का योगदान है। 3. सादगी और विनम्रता। देश के सबसे बड़े उद्योगपति होने के बावजूद जेआरडी टाटा के व्यवहार में कभी घमंड नहीं था। जब वे ऑफिस के बाहर सुधा मूर्ति के साथ उनके पति का इंतजार कर रहे थे, तो वह दृश्य बताता है कि वे कितने सरल और मानवीय थे। वे पद से नहीं, व्यक्तित्व से बड़े थे। उनके भीतर अहंकार का अभाव था। 4. दूरदर्शी सोच और समाज सेवा का संदेश। विदाई के समय उन्होंने जो कहा, जब सफल हो जाओ तो समाज को लौटाना मत भूलो, यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। वे मानते थे कि उद्योग और व्यापार केवल लाभ कमाने के लिए नहीं होते, बल्कि समाज के विकास के लिए भी होते हैं। उनकी यही सोच आगे चलकर सुधा मूर्ति के जीवन में गहराई से बस गई। इन्फोसिस फाउंडेशन की स्थापना और समाज सेवा का कार्य कहीं न कहीं जेआरडी टाटा के उस संदेश से प्रेरित था। 5. नेतृत्व की असली परिभाषा। सुधा मूर्ति के अनुभव से हमें समझ में आता है कि सच्चा नेता वह है जो दूसरों की बात सुनता है, जो न्याय करता है, जो विनम्र रहता है और जो समाज के लिए सोचता है। जेआरडी टाटा में ये सभी गुण थे। कंक्लूजन। सुधा मूर्ति जब भी अपने कार्यालय की दीवार पर लगी जेआरडी टाटा की तस्वीर देखती हैं, तो उन्हें केवल एक उद्योगपति नहीं दिखाई देते, बल्कि एक आदर्श, एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा स्रोत दिखाई देता है। उनकी महानता उनके पद में नहीं, उनके दिल की विशालता में थी। इसीलिए सुधा मूर्ति उन्हें केवल जेआरडी नहीं, बल्कि स्नेह से एप्रो जेआरडी, हमारे जेआरडी कहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट forget to like, share and subscribe Lattice Mind.